हेलो गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, क्या क्या राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं, किस तरीके से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है और क्या क्या उसकी शक्तियाँ होती हैं। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति का पद भारत के संविधान के अंदर दिया जाता है। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द इंडिया। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को बोला जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें, ही इज द सिटीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन कहती है कि राष्ट्रपति किसी भी भारत सरकार तथा किसी अन्य राज्य सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और चौथे क्वालिफिकेशन की बात करें तो ही मस्ट बी एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ लोकसभा। इसका मतलब राष्ट्रपति लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी योग्यता होनी चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और खास तौर पर लोकसभा का मेंबर बनने की। तो दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। तो किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है आपको बताता हूं। प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। राष्ट्रपति को दोस्तों सीधे तौर पर भारत के नागरिक वोट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और इस स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगर इसको आसान भाषा में बताऊं तो लोकसभा के और राज्यसभा के और सभी राज्यों की विधानसभा के जितने भी चुने हुए सदस्य होते हैं वो इनको वोट करते हैं। तो मैंने चुने हुए सदस्य क्यों बोला, इलेक्टेड मेंबर्स इसीलिए बोला दोस्तों क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो नामित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सभी MLAs और जितने भी MPs होते हैं उन सभी के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। और दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव को जीतने के लिए किसी भी एक उम्मीदवार को कम से कम 50% वोट को पाना होता है, 50% वोट को जरूरत होती है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट होता है, अगर कोई भी झगड़ा होता है राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, तो ऐसे सभी मुद्दों को सॉल्व करने का जो दायरा होता है, जो अधिकार क्षेत्र होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आता है दोस्तों। इसका मतलब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी मुद्दा होता है, उसको सॉल्व करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर ओथ की, मतलब शपथ ग्रहण समारोह की, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो काम होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जा सकती है। और दोस्तों हम बात करें आखिरी इस पॉइंट में, तो वो क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर किसी को सौंपता है, अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की क्या क्या प्रक्रिया हो सकती है, किस तरीके से राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर दोस्तों 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है, अगर राष्ट्रपति रेजिग्नेशन लेटर अपना दे देता है तो राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाता है। दूसरा तरीका, अगर राष्ट्रपति पद पे होते हुए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो जाती है दोस्तों। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है स्पेशल इम्पीचमेंट। स्पेशल इम्पीचमेंट को दोस्तों हिंदी में महाभियोग बोलते हैं। और ये स्पेशल इम्पीचमेंट कब आता है, अगर राष्ट्रपति संविधान के अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है या किसी भी संविधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति के खिलाफ दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के अंदर भी सबसे पहले एक प्रस्ताव आता है दोस्तों, और उस प्रस्ताव को दोनों सदनों के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी और लोकसभा के अंदर भी 2/3 मतलब 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना पड़ता है। अगर 2/3 बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर राष्ट्रपति के खिलाफ वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है दोस्तों। हालांकि ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोसेस को अगर बात करें तो भारत के इतिहास में आज तक कभी भी ये स्पेशल इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, जो महाभियोग का जो प्रोसेस है, वो किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ पास नहीं हो पाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं पावर्स की, क्या क्या राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स की दोस्तों। एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर बात करें तो भारत सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस और एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही रिलीज किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी राष्ट्रपति द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें कुछ मेजर अपॉइंटमेंट्स भी है भारत सरकार के अंदर जो आते हैं, उनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। बात करें इन मेजर अपॉइंटमेंट्स की तो सबसे पहले CAG ऑफ इंडिया, तो CAG ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। इसके अलावा चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया दोस्तों, भारत सरकार के अंदर में जो चुनाव आयोग आता है उसको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करता है दोस्तों। इसके अलावा चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं उनको भी जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करता है। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इसको हिंदी में वित्त आयोग बोलते हैं दोस्तों, तो वित्त आयोग का जो अपॉइंटमेंट है वो भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो जितने भी राज्य के गवर्नर्स हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं उन सभी का अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर्स की दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा, मतलब पार्लियामेंट के अंदर 12 मेंबर्स राज्यसभा के अंदर और 2 मेंबर्स लोकसभा के अंदर ऐसे होते हैं दोस्तों जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। तो 2 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 12 मेंबर्स इन द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। और दोस्तों अगर इसके अलावा बात करें दोस्तों तो कोई भी बिल भले लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाए तो कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन जाता है, तब तक एक्ट नहीं बन जाता है जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसके ऊपर ना हो जाए। और तीसरी पावर की दोस्तों इसमें बात करें तो तीसरी पावर क्या कहती है दोस्तों, तीसरी पावर के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। अभी वीटो पावर क्या होती है आपको बताता हूं। तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो पावर होती है उसके दायरे के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, मतलब पार्लियामेंट द्वारा जो बिल पास किया जाता है दोस्तों, तो उस बिल को भी राष्ट्रपति वापस से भेज सकता है बिना साइन किए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर इमरजेंसी पावर की बात करें दोस्तों तो 3 तरीके की मोटे मोटे तौर पर इमरजेंसी होती है। एक स्टेट इमरजेंसी, दूसरी नेशनल इमरजेंसी और तीसरी फाइनेंशियल इमरजेंसी दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी की। तो दोस्तों स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 365 के तहत लगाई जा सकती है और स्टेट इमरजेंसी में राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि अगर किसी भी राज्य की सरकार कानून के अकॉर्डिंगली, संविधान के अकॉर्डिंगली नहीं चलती है, अगर वहाँ पर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर होता है तो ऐसे केस में राष्ट्रपति वहाँ पर सरकार को रद्द करके राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे इमरजेंसी पावर की। दूसरी जो है नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर दोस्तों क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले आर्टिकल 352 के तहत आती है। तो नेशनल इमरजेंसी देश के अंदर आपातकाल सिर्फ 3 केसेस में लगाया जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले तो वॉर के केस में, अगर हमारा देश किसी के साथ जंग की स्थिति में हो तो इसको लगाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। दूसरा, जब कोई भी दूसरा बाहर का देश भारत के ऊपर हमला कर दे, एक्सटर्नल एग्रेशन कर दे, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो नेशनल इमरजेंसी को लगा सकता है दोस्तों। इसके अलावा तीसरा केस होता है आर्म्ड रिबेलियन। अगर भारत के लोग ही आर्म्ड रिबेलियन सरकार के खिलाफ कर दें, सशस्त्र विद्रोह कर दें या सिविल वॉर हो जाए देश के अंदर, तो ऐसे केस में भी राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि दोस्तों वो राष्ट्रपति शासन देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं तीसरी इमरजेंसी की दोस्तों। तो तीसरी इमरजेंसी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 360 के तहत लगाई जाती है दोस्तों। और ये कब लगाई जाती है, तो इसके अंदर भी राष्ट्रपति के पास पावर होती है। तो उसको लगता है कि जब देश के पास रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं या फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया है या देश की जो इकोनॉमिक हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन दोस्तों आज तक भारत के इतिहास में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई। तो दोस्तों अब बात करते हैं मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर्स की दोस्तों अगर बात करें तो प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। तो भारत की जितनी भी डिफेंस फोर्सेज हैं
उन सभी का जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा मोटे मोटे तौर पर बताऊं तो जंग का जो ऐलान होता है या शांति का जो ऐलान होता है वो राष्ट्रपति करता ज़रूर है, लेकिन पार्लियामेंट के कहने पे। दोस्तों अब बात करते हैं जुडिशियल पावर्स की। तो जुडिशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को मिला के उन सभी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है दोस्तों। इसके अलावा हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उन सब का भी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि अगर वो उसको किसी भी लीगल मैटर से रिलेटेड कोई भी एडवाइस की ज़रूरत होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से उस एडवाइस को मांग सकता है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की दी गई राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की बात को, उस एडवाइस को माने या ना माने, ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति की मर्जी होती है। और अगर आखिरी इसकी पावर की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो किसी की भी सज़ा को कम कर सकता है और इसके अलावा किसी की भी फांसी की सज़ा को रोक सकता है। तो दोस्तों अब आगे पावर्स की बात करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग चाहते हैं कि आपका पसंद का कोई भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालिए। तो बात करते हैं आगे पावर्स की। तो नेक्स्ट पावर है दोस्तों और फाइनल पावर है उसकी फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल पावर अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। इसका मतलब कोई भी मनी बिल तब तक लोकसभा के अंदर नहीं आ सकता है जब तक उसके राष्ट्रपति की सहमति ना हो दोस्तों। और अगर इसके आगे बात करें तो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग को भी राष्ट्रपति द्वारा गठन किया जाता है और इसका काम होता है कि राज्य और केंद्र के बीच में जितने भी टैक्सेस को या रिसोर्सेज को लेके, बंटवारे को लेके झगड़ा होता है तो इसको सॉल्व करता है। इसको भी कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें बजट की, तो बजट को भी पार्लियामेंट के अंदर पारित किया जाता है। उसको पारित करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति लेना ज़रूर होता है दोस्तों। तो ये वीडियो इतनी ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।